जब आप लोक सेवा आयोग की अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो उसमें आपकी एक महत्वपूर्ण चुनौती ये होती है कि करंट अफेयर्स के सेक्शन को किस प्रकार से तैयार किया जाए। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है स्पेशल करंट अपडेट। इस प्रोग्राम में हम प्रश्नों के माध्यम से पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स पर आपके साथ चर्चा करते हैं ताकि आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन अलग-अलग लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में तैयार हो सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आज के पहले प्रश्न को देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? ग्रैप यानी GRAP का पूरा रूप क्या है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? जनरल रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, गवर्नमेंट रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रीन रेस्पॉन्स एक्शन प्लान या ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर भी आप हमें बता सकते हैं और साथ ही जब भी आप वीडियो देखें तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और पॉज करके इसका उत्तर सोचने का प्रयास कर सकते हैं ताकि आपका अपने स्तर पर भी एक मूल्यांकन हो और उस मूल्यांकन के आधार पर आप अपनी तैयारी की दिशा और रणनीति तय कर सके। सही उत्तर होगा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जब बढ़ा तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के पहले चरण फर्स्ट को लागू कर दिया गया। ये कब लागू होता है? जब वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वायु प्रदूषण के मानकों के अनुसार जैसे जैसे वायु प्रदूषण बढ़ता है वैसे वैसे हम वायु प्रदूषण को और अधिक खराब होने से रोकने के लिए एक उपायों की सेट को अपनाते हैं और ये वायु प्रदूषण को और अधिक खराब होने से रोकने के लिए जो उपायों का सेट है यही है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसके अंतर्गत हम कई महत्वपूर्ण तरीके के अपना सकते हैं। जैसे इसमें किस तरह के अपना तरीके अपनाए जा सकते हैं? इसमें जैसे जो भी कंस्ट्रक्शन या धूल या ध्वस्तीकरण के क्षेत्र है वहां पर धूल को नियंत्रित करने के लिए और साथ ही सड़कों पर धूल को नियंत्रित करने के लिए हम लगातार पानी का छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही स्मोक को नियंत्रित करने के लिए एंटी स्मोक गन का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल के वाहन हैं जो 10 और 15 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं उनके प्रवेश पर भी नियंत्रण लगाया जा सकता है। उनको पर भी इस प्रकार से नियंत्रण लगाया जा सकता है कि उनकी चेकिंग को बढ़ाया जा सकता है। विशेष तौर से इसकी 4 स्टेज होती हैं। तो जैसे जैसे वायु गुणवत्ता खराब होती है वैसे वैसे हम और अधिक उत्तरोत्तर बेहतर उपाय या आप कह सकते हैं सख्त उपाय अपनाते चले जाते हैं। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के 4 चरण हैं। जैसे वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम मापने की कोशिश करते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम वायु प्रदूषकों को देखते हैं कि उनकी मात्रा उनका सांद्रता वायुमंडल में कितना बढ़ चुका है। इसके अंतर्गत हम जो छोटे छोटे कण हैं सूक्ष्म कण जिनको पर्टिकुलेट मैटर के नाम से जाना जाना जाता है जो PM2.5 और PM10 का नाम आपने सुना होगा। यानी ऐसे छोटे छोटे कण सूक्ष्म कण धूल के कण जो कि जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से कम या उसके बराबर होता है और ऐसे कण सूक्ष्म कण जिनका आकार 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है इनको हम कहते हैं PM2.5 और PM10। PM2.5 ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि आपके नासिका आपके श्वास के जरिए आपके लंग्स में बैठ सकता है और ये श्वसन संबंधी बीमारियां दे सकता है। कैंसर की बीमारियां भी ये उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा कई और वायु प्रदूषक हैं जैसे ओजोन है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसके अलावा लेड है, यानी लेड के अलावा आप देखेंगे कि अमोनिया भी है। तो इनके आधार पर हम देख सकते हैं कि वायु प्रदूषण कितना गिरा है और इसके आधार पर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाते हैं, वायु गुणवत्ता सूचकांक बनाते हैं। अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक 201 से 300 तक है तो हम ग्रैप की पहली स्टेज को लागू कर देते हैं। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। यानी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का पहला चरण दिल्ली एनसीआर में लागू हो जाएगा और इसके अंतर्गत हम धूल पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं, डीजल और पेट्रोल वाहनों पर सख्ती बढ़ाते हैं। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच हो जाता है तो ग्रैप की स्टेज 2 लागू हो जाती है। इसमें हम कुछ चिन्हित स्थानों पर टारगेटेड स्थानों पर लक्षित कार्रवाई करते हैं वायु प्रदूषण से निपटने के लिए और साथ ही डिजिटल जनरेटर के संचालन पर भी नियंत्रण स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं अगर उनका उपयोग लगातार सतत बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है। स्टेज 3 लागू होती है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 450 के बीच पहुंच जाता है। इसके अंतर्गत हम भारत स्टेज थर्ड पेट्रोल
और भारत स्टेज फोर्थ डीजल वाहनों, जो 4 पहिया वाहन है, उस पर सख्त प्रतिबंध लगाते हैं। कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए स्कूलों में शारीरिक कक्षाओं को स्थगित कर देते हैं। इसके अलावा जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से अधिक हो जाता है तो हम ग्रैब की चौथी स्टेज को लागू करने की कोशिश करते हैं, उसको लागू करते हैं। और दिल्ली के बाहर जो रजिस्टर्ड 4 पहिया वाहन है उनकी दिल्ली में प्रवेश को प्रतिबंध लगाते हैं, कुछ वाहनों को छोड़ करके जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हुए हैं, सीएनजी से जुड़े वाहन हैं, और ऐसे वाहनों को भी अनुमति प्रदान करते हैं जो आवश्यक वस्तुओं के दिल्ली में प्रवेश से संबंधित है। बाकी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उनको दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। आवश्यक वस्तुओं से संबंधित वाहनों को प्रवेश की अनुमति होती है। इसके अलावा सीएनजी वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति होती है, और बीएस यानी भारत स्टेज सिक्स्थ डीजल वाहनों को भी अनुमति प्रदान कर दी जाती है, क्योंकि वो प्रदूषण मानकों पर खरे उतरते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 2000, वर्ष 2000, वर्ष 2005, वर्ष 2006 या वर्ष 2010? सही उत्तर क्या है? वर्ष 2006 इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में भारत निर्विरोध रूप से इसका सदस्य बना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य निर्विरोध रूप से भारत चुना गया है, और उसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का ये 7वां कार्यकाल होगा, और भारत की मानवाधिकारों के प्रति, मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति प्रतिबद्धता को भी भारत का चुना जाना कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। मानवाधिकार परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र की, उसमें 47 सदस्य हैं, और संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण संस्था है। दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने का एक काम करती है। सभी सदस्य देशों की मानवाधिकारों के संदर्भ में समीक्षा भी करती है, रिपोर्ट भी जारी करने का काम करती है। मानवाधिकार के मुद्दों पर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के अंतर्गत भी इसकी विशिष्ट भूमिका है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। अगला प्रश्न क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी। इसे शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र के अधीन स्थापित किया गया था। इस प्रश्न में 2 कथन है, पहला कथन और दूसरा कथन। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन, कौन सा या कौन से कथन सही है या है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जब हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1957 में ही हुई थी, और ये परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ही एस्टेब्लिश किया गया था। तो हाल ही में ये लगातार चर्चा में रहा है, और इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक अंतर सरकारी संगठन है, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। स्थापना 1957 में हुई थी, विश्व की शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत इसका स्थापना हुई थी, और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण तरीके के रूप में इस्तेमाल हो, परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल या किसी भी तरह से परमाणु ऊर्जा के प्रयोग के अंतर्गत परमाणु हथियारों का विकास न किया जाए। परमाणु ऊर्जा को विकसित, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की आड़ में परमाणु हथियारों को विकसित न किया जाए, इसके अंतर्गत ये काम करता है। यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को ये रिपोर्ट करता है, और मुख्यालय कहां पर है? ऑस्ट्रिया के वियना में इसका मुख्यालय है। 2005 में इसके प्रयासों के लिए, इसके सुरक्षित और शांतिपूर्ण विश्व को स्थापित करने के अंतर्गत इसे जो शांति के नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था वर्ष 2005 में। वर्तमान में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में 180 देश हैं, और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। सदस्यों की संख्या में परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए जब भी एग्जामिनेशन में जाएं तो सदस्य संख्या एक बार पढ़ करके जाएं कि कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है। हाल ही में यूएसए द्वारा किस देश पर 100% टैरिफ की घोषणा की गई है? भारत, चीन, मलेशिया और कनाडा। तो हाल ही में यूएसए द्वारा चीन पर 100% टैरिफ की घोषणा की गई है। चीन के मालों पर, चीन के गुड्स पर क्यों की गई है? क्योंकि चीन ने हाल ही में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जो दुर्लभ मृदा तत्व हैं, उन पर कुछ निर्बंधन लगाए हैं उनके निर्यात को लेकर के। और जो दुर्लभ मृदा तत्व हैं, ये एक तरह से 17 रासायनिक एलिमेंट्स के रूप में आप इन्हें परिभाषित कर सकते हैं। और आधुनिक जो उद्योग हैं, जो आधुनिक उद्योग मोबाइल फोन से जुड़े हुए हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े हुए हैं, जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं, जो रक्षा क्षेत्र
में मिसाइल टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष क्षेत्र में इनका प्रयोग होता है। आधुनिक उद्योग के दृष्टिकोण से ये दुर्लभ मृदा तत्व बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनके रिफाइनिंग प्रोसेस में इनको रिफाइन करने के अंतर्गत चीन का पूरे विश्व में एक दबदबा है। पूरे विश्व के लगभग 49% दुर्लभ मृदा तत्व जो है वो चीन में पाए जाते हैं और इसके अलावा अगर खनन करने की बात करते हैं तो पूरे विश्व का दुर्लभ मृदा तत्वों का जितना खनन होता है उसका 69% चीन में होता है। 90% के आसपास रिफाइनिंग प्रोसेस चीन में होता है, तो चीन का इसमें दबदबा है। चीन ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाए तो अमेरिका ने जवाब के तौर पर 1 नवंबर से लागू होने वाले टैरिफ की घोषणा कर दी जो चीन पर लगाएगा अमेरिका, और वो होगा 100% अतिरिक्त टैरिफ। जो पहले टैरिफ लगाया था उसके अतिरिक्त ये टैरिफ हुआ था। और इसके अलावा जो ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो मुलाकात की एक कयास लगाए जा रहे थे एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट में, वो भी रद्द करने की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है और इसको लेकर के काफी तनाव दोनों देशों में बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे और उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना क्या है कि इस दृष्टि दृष्टि संस्थान इस दिवाली के अवसर पर आपके लिए खास उपहार लेकर आया है। उपहार क्या है? उपहार यह है कि दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर दिवाली सेल के रूप में आपको 18 तारीख तक प्राप्त हो रहा है 50% तक का डिस्काउंट। यानी आपके पास समय कितना है? समय आपके पास कुछ ही घंटे हैं इस छूट का लाभ उठाने के लिए। तो तुरंत डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, या आप एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8750187501। डिस्क्रिप्शन में दे के लिंक पर जाकर भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो कुछ ही घंटे बचे हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट है 18 तारीख तक। तो कुछ ही घंटे बचे हैं, तो इस सुविधा का लाभ उठा लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से लगती है? उज्बेकिस्तान, इराक, तुर्कमेनिस्तान या ईरान? हाल ही में आप जानते हैं कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा पर काफी तनाव देखने को मिला है और इसके कारण ही यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो आप सीमा देख लीजिए, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है और यहाँ पर आपको ताजिकिस्तान है, ऊपर यहाँ किर्गिस्तान है, यहाँ कजाकिस्तान है, ये ईरान है। तो पाकिस्तान की सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वो कौन सा देश है जिसकी सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से लगती है? तो आप देख सकते हैं कि ये ईरान से लगती है। दोनों देशों की सीमा जो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो उज्बेकिस्तान की नहीं लगती दोनों से, इराक की दोनों से नहीं लगती, तुर्कमेनिस्तान की दोनों से नहीं लगती क्योंकि तुर्कमेनिस्तान की केवल अफगानिस्तान से लगती है, इराक की इनमें से किसी से नहीं लगती, उज्बेकिस्तान की केवल अफगानिस्तान से लगती है। ईरान ऐसा है जो दोनों देशों से सीमा साझा करता है और आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से, यहाँ अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये ईरान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने ब्राजील को किस रक्षा प्रणाली की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है? अग्नि मिसाइल, नाग मिसाइल, आकाश मिसाइल या पृथ्वी मिसाइल? तो आकाश मिसाइल का प्रस्ताव हाल ही में भारत ब्राजील की जो रक्षा वार्ता हुई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्राजील के उपराष्ट्रपति और ब्राजील के रक्षा मंत्री के बीच, उसमें भारत ने प्रस्ताव दिया है आकाश मिसाइल सिस्टम को उपलब्ध कराने का। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल सिस्टम ने भारत के संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया था। ये शॉर्ट से मीडियम, सामान्यतः इसको शॉर्ट मीडियम मिसाइल माना जाता है, लेकिन ये शॉर्ट से मीडियम सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर होने के कारण इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना आसान है। यानी इसका मूवमेंट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से इसको ले जाया जा सकता है। इसके अलावा इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे इसकी अगर रेंज, ऑपरेशन रेंज को अगर हम देखें तो वो 4.5 किलोमीटर से लेकर के 25-30 किलोमीटर तक है। आप ये देखेंगे कि इसके कई वर्जन है। इसको डेवलप करने का काम जो है वो 1980 से शुरू हो गया था, 1980 के दशक से। इससे संबंधित जो परीक्षण हुए वो 1990 के दशक में हुए और 2000 के दशक में भी हुए। फिर 2000
2014 में पहले इसे इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया और फिर 2015 में इसे इंडियन आर्मी में भी शामिल कर लिया जाएगा। तो ये दो जगहों पर इस्तेमाल होती है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। इसके कई वर्जन हैं, प्रारंभिक वर्जन भी हैं। प्रारंभिक वर्जन के अलावा एक महत्वपूर्ण वर्जन हाल ही में जो आया था, आकाश प्राइम। आकाश प्राइम का वर्जन है जो कि बर्फीले क्षेत्रों में भी प्रदर्शन करता है। इसके अलावा आकाश न्यू जनरेशन, इसका एक नया वर्जन है आकाश न्यू जनरेशन, जो प्रारंभिक वर्जन की जो रेंज है वो 25 से 30 किलोमीटर है। जो आकाश न्यू जनरेशन की रेंज है वो 70 किलोमीटर तक है। इसके अलावा कितनी ऊंचाई पर यह हमला करने में सक्षम है, 100 मीटर से लेकर के 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तक की ऊंचाई, 18 से 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर यह हमला करने में सक्षम है। बहुत ही नीचे उड़ने वाले ड्रोन्स पर भी को भी ट्रैक करने में सक्षम है। ट्रैक करने और फिर उसे नष्ट करने में आकाश मिसाइल सिस्टम सक्षम है। सामान्यतः इसकी लंबाई कितनी होती है, 5.87 मीटर। वजन कितना होता है, लगभग 700-710 किलोग्राम। किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को, चाहे हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो, फाइटर प्लेन हो, उसको ये नष्ट करने में सक्षम है। समूह मोड में भी काम कर सकता है, स्वायत्त मोड में भी काम कर सकता है। एक साथ में, एक के साथ ही कई टारगेट्स को भेदने में सक्षम है। तो यह है आकाश मिसाइल सिस्टम। अगला प्रश्न है, वर्ष 2030 की कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान या श्रीलंका? तो हाल ही में निर्णय हुआ है, भारत 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में हुए थे, जिसमें खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, भ्रष्टाचार जैसे मामले सामने आए थे। तो भारत की कोशिश रहेगी कि वर्ष 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में होंगे उनसे संबंधित वो इस तरह से भारत उसमें प्रदर्शन करे कि वर्ष 2036 की ओलंपिक की मेजबानी भारत को प्राप्त हो। भारत ने किस स्थान का नाम प्रस्तावित किया है वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए? अहमदाबाद का, गुजरात में स्थित अहमदाबाद का नाम प्रस्तावित किया है। इसके नाम की औपचारिक घोषणा कब होगी? नवंबर 26 नवंबर 2025 को जो ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में होने वाली जो जनरल असेंबली की बैठक है उसमें औपचारिक स्वीकृति अहमदाबाद को प्राप्त हो सकती है। तो ये इससे जुड़ी हुई कुछ सामान्य जानकारी थी। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 होंगे वो वस्तुतः कॉमनवेल्थ गेम्स का शताब्दी वर्ष भी होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। वर्ष 2025 का नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? नोबेल का जो अर्थशास्त्र वर्ष 2025 का जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया गया है, किसके लिए दिया गया है? सार्वजनिक वित्त के लिए दिया गया है, नवाचार आधारित आर्थिक वृद्धि के लिए प्रदान किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, या व्यावहारिक 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 अर्थशास्त्र के लिए प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है नवाचार आधारित आर्थिक वृद्धि के लिए। 3 लोगों को प्रदान किया गया है जिन्होंने ये दिखाया है कि किस प्रकार से पिछले 2 दशकों में खास तौर से आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने में नवाचारों की, यानी जो इनोवेशन है उसकी किस प्रकार से भूमिका रही है। और अगर आप आर्थिक विकास को सतत रूप में आगे बनाए रखना चाहते हैं, लगातार उसमें आर्थिक वृद्धि करना चाहते हैं, तो उसमें नवाचार, उसमें इनोवेशन बहुत केंद्रीय भूमिका निभाता है। यही इन लोगों ने सिद्ध किया था, इन 3 इकोनॉमिस्ट ने। कौन कौन से नाम है इनका? जोएल मॉकिर, फिलिप अघियन, पीटर होविट, इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। Having identified the prerequisites for sustained growth through technological progress, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से किस प्रकार से लगातार विकास, वृद्धि को बनाए रखा जा सकता है, इसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया। विशेष रूप से नवाचार की कितनी आवश्यकता है, और इसके लिए इन तीनों इकोनॉमिस्ट को पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। अभ्यास प्रश्न क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके सामने ऑप्शंस हैं 1972, 1985, 2000 या 2013। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।